हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वाइब। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कोलरॉश लॉ। इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आपके जेई मेंस बोर्ड्स और भी एग्जाम्स में आया हुआ है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड अप दिस टॉपिक। ठीक है। तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि कोलरॉश लॉ कहता क्या है। सो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे आया हुआ है दैट इज कि कोलरॉश लॉ हमारा तभी वैलिड है कब, जब सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड हो, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही ये लॉ वैलिड है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम कि इट इज ओनली वैलिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। लॉ कहता क्या है कि आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो आप सॉल्यूशन के अंदर डालते हो, ठीक है, करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन पे जो कंडक्टिविटी होती है वो हर एक आयन के कंट्रीब्यूशन से बनता है। ये कोलरॉश लॉ का स्टेटमेंट है। यहाँ पर एक बार हम रीड करते हैं क्या, कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कांस्टीट्यूएंट आयंस। ठीक है। तो अब ये इसका अल्टरनेट डेफिनेशन है, इसे भी आप रीड कर सकते हो। ये कह रहा है क्या कि at infinite dilution, when dissociation of all electrolyte is complete, each ion contribute toward the conductivity of the solution and total conductance of solution is equals to the sum of contribution made by each ions। ठीक है। तो इसे हम समझते हैं थोड़ा सा लिख के, है ना, कि ये है क्या। तो पहली बात तो अपने पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लॉ वैलिड है। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं जो हमें ध्यान से नोट करना है, क्या समझना है, दैट इज कि दिस लॉ दिस लॉ is only valid at infinite dilution। ये लॉ केवल और केवल इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही वैलिड है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नीड टू रिमेंबर। ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दो तरह की कंडक्टिविटी डिवाइन करी जाती है। वन इज मोलर कंडक्टिविटी, एक है आपका मोलर कंडक्टिविटी, और एक है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक है मोलर कंडक्टिविटी और एक आपका क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो दो तरह की कंडक्टिविटी डिफाइंड है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सिमिलरली आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो दोनों आपकी कंडक्टिविटी है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा एम से इसे रिप्रेजेंट करते थे। बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बताने के लिए हम यहाँ पर इनफाइनाइट सिंबल का यूज करते हैं या सिंपली वहां पर नॉट यूज कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिखाने के लिए लैम्डा ई क्यू लिख देते हैं और यहाँ पर इनफाइनाइट का सिंबल लगा देते हैं, ताकि ये बताने के लिए कि यहाँ ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी डिफाइंड है। अब दोनों में डिफरेंस बहुत हल्का सा है, क्या वो हम देख लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर हम पहला एग्जांपल लेते हैं किसका, NaCl का। तो अगर NaCl का आपको मोलर कंडक्टिविटी पता करना है तो ये आप कैसे करोगे। ये बहुत सिंपल सा तरीका है यहाँ पर पता करने का। आप सीधा यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसे और सही से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि NaCl जब टूटेगा आपको पता है NaCl कैसे ब्रेक डाउन होता है। ये जब ब्रेक डाउन होगा तो ये बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस, यानी सॉल्यूशन में दो तरह के आयन है, एक आपका Na प्लस जो कैटायन है और एक आपका Cl माइनस जो क्या है, एनायन। तो अब जो नेट मोलर कंडक्टिविटी आएगा NaCl का, मोलर कंडक्टिविटी किसका, NaCl का, वो इन दोनों आयन के कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, Na प्लस का, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, Cl माइनस का। सिमिलरली आप यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बता सकते थे NaCl का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये कितना आता, ये आता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। अब यहाँ तक तो आपको सब कुछ सेम लगा होगा कि कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एक है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अब जब ये आयन डिसोसिएट होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर एक कैल्शियम मिलेगा और दो क्लोरीन माइनस के आयंस मिलेंगे। अब डिफरेंस यहीं पर समझने वाला है क्या, कि जब आप यहाँ पर डिफाइन करोगे क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, CaCl2 का, तो यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए, एक कैल्शियम का आयन है तो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, किसका, कैल्शियम का, कैल्शियम आयन का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आयन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साइड पे बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर मुझे CaCl2 का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिखाना होगा तो मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन किसका, क्लोरीन का, कैल्शियम का, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन किसका, क्लोराइड आयन का। यहाँ पर बिल्कुल भी नंबर ऑफ आयन पे ये चीज डिपेंड नहीं करता है। मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ पर सीधा सीधा आपके टूटने पर 2 एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे और 3 सल्फेट आयन्स यहाँ से आपको मिलेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी अगेन नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मोलर कंडक्टिविटी आएगा Al2SO4 के होल थ्राइस का, वो आपका कितना आएगा, वो आपका आएगा मोलर कंडक्टिविटी किसका, एल्यूमिनियम आयन का। कितने आयन है, 2, तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली 3 आयन है सल्फेट के, तो 3 से मल्टीप्लाई करके आपको मोलर कंडक्टिविटी लिखना पड़ेगा किसका, सल्फेट आयन का। यानी यहाँ एक एक आयन मैटर कर रहा है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते टाइम पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ केवल टाइप्स ऑफ आयन मैटर करता है। यानी सिंपली मैं लिख सकता हूँ इनफाइनाइट डिल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम का प्लस इनफाइनाइट डिल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसका, सल्फेट आयन का। यानी यहाँ 2 सल्फेट है, 2 एल्यूमिनियम है, 3 सल्फेट है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये सिंपल सा तरीका है लिखने का। इसे ऐसे आप समझो कि मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड कर रहा था और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी केवल और केवल टाइप्स ऑफ आयन पे डिपेंड कर रहा था, ना कि नंबर ऑफ आयन्स पर, ठीक है। इसे मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर अपने पास एक कंपाउंड है क्या, क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको ताकि और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैल्शियम फॉस्फेट का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताओ और मोलर कंडक्टिविटी बताओ। और आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, आप नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हो, इनफाइनाइट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम आयन का वो है x, और जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे फॉस्फेट आयन का वो है y। और क्या दिया है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है कैल्शियम आयन का ये है आपका A, और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है किसका, फॉस्फेट आयन का, ये है आपका B। अब आपको करना क्या है, तरीका आपको पता है कि कैल्शियम फॉस्फेट आपको अभी अभी बताया कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयन पे नहीं डिपेंड करेगा और मोलर कंडक्टिविटी करेगा। तो जब आप मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे कैल्शियम फॉस्फेट का, तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ आयन भी गिनोगे ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट आपका कैसे टूटता है, आपको पता है कि यहाँ पर जब कैल्शियम फॉस्फेट का ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से आपको 3 तो कैल्शियम के आयन मिलने वाले हैं और 2 आपको फॉस्फेट के आयन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सारे नंबर ऑफ आयन्स पे डिपेंड करेगा। तो आपको पता है 3 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, अभी आपने पढ़ा कैल्शियम, प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉस्फेट, क्योंकि ये नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करता है। तो 3, और मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम का कितना दे रखा है, x, तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी फॉस्फेट का कितना दे रखा है, y। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2y। वहीं पर अगर बात करी जाए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का, कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना होगा कैल्शियम फॉस्फेट का, तो यहाँ पर आपको सीधे तरीके से निकालना है क्या, कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैल्शियम आयन का कितना होगा प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपका फॉस्फेट आयन का कितना होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ आयन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा था। तो कैल्शियम आयन का आपका कितना है A, और फॉस्फेट आयन का कितना है B।
तो ओवरऑल जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया, ए प्लस बी, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहाँ से आपका कैल्शियम फॉस्फेट का कितना आ गया, ये आ गया आपका ए प्लस बी के बराबर। यहाँ पर बिल्कुल भी नंबर ऑफ आयन पे ये चीज डिपेंड नहीं किया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर। और भी हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए यहाँ पर। एक क्वेश्चन और है मेरे पास जो कई बार एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज कि इफ molar conductivity at infinite dilution of NH4Cl, NaOH and NaCl is 130, 218 and 120 Simon centimeter square mole inverse. Calculate molar conductivity एक सेकेंड क्वेश्चन और प्रॉपर लिख दो, मोल इनवर्स respectively, ठीक है। देन कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। ये आपका क्वेश्चन है कि 3 का आपको कंडक्टिविटी देकर चौथे का आपसे कंडक्टिविटी पूछ रहा है। बहुत इजी है, करते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या दिया गया है वो आप पहले नोट कर लो कि आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है किसका किसका, NH4Cl का। कितना है NH4Cl का, देख लो 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है किसका, NaOH का जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये कितना है 218 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड लास्ट में आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, और ये कितना है आपके पास 120 सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपसे पूछा क्या है, आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है NH4OH का, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये कितना होगा। तो करने का सीधा सा तरीका क्या है कि आप पहले रिएक्शन लिख लो। अब रिएक्शन कुछ ऐसा लिखो कि NH4OH बने, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपने 10th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता है कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था, A प्लस बी एक्स वाई के साथ रिएक्ट करता था, तो आयंस का एक्सचेंज हो जाता था, एक्स आपका बी के पास चला जाता था और ए वाई के पास, तो आपका क्या बन जाता था ए वाई प्लस एक्स बी। बस वही चीज यहाँ करना है कि NH4 और OH आपको चाहिए, तो आपको किसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा, आपका NH4 यहाँ है, OH यहाँ है, यानी आपको NH4Cl का रिएक्शन करवाना पड़ेगा इसके साथ NaOH के साथ, ताकि आयंस का एक्सचेंज हो जाए। तो जब आप रिएक्शन करवाओगे तो बस आयन को एक्सचेंज कर दो, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा NaCl प्लस NH4OH। बस आपको करना क्या है, कैसे पता चलेगा, तो बस आपको जो आयन चाहिए वो देखो कौन से दोनों कंपाउंड में है, उनको रिएक्टेंट साइड पे रख के आयंस का एक्सचेंज कर दो, खत्म काम। ये आपने कर दिया। अब आप इनका डाटा लिख लो जो आपको दिया गया था। ये आपको कितना दिया गया था, ये डाटा आपको दिया गया था 130, मेंशन कर लो, प्लस NaOH का डाटा कितना था 218, लिख लिया। एरो की जगह पे इज इक्वल टू का साइन लगा दो। NaCl का डाटा कितना था 120, और इसका डाटा आपको निकालना है NH4OH का, तो इसे आप कितना x एज्यूम कर लो, है ना। आप सॉल्व कर लो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो आप जब यहाँ पर सॉल्व कर लोगे आगे, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा, सिंपली आपको मिल जाएगा सॉल्व करने पर यू विल गेट द वैल्यू 130 प्लस 218, इससे आप ऐड करके माइनस कर दोगे 120 से, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि इसे आप x एज्यूम कर लो, है ना। तो सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 228 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी ये आ गया आपका किसका, ये आपका कंडक्टिविटी आ गया NH4OH का। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हर वो पॉसिबिलिटी है
जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में जो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है कि अगर आपको कैल्शियम आयन का कंडक्टिविटी दे रखा है, ऐसा आपको क्वेश्चन दे रखा है क्या कि इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये आपको दे रखा है कितना x, और मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखा है क्लोराइड आयन का, ये आपको दे रखा है y। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये इनफाइनाइट लगाओ नॉट लगाओ, ये दोनों एक ही जैसा आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये आपसे पूछा गया। तो मोलर कंडक्टिविटी में नंबर ऑफ आयन आप काउंट करते हो ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर CaCl2 का कंडक्टिविटी आपको निकालना है, यानी एक कैल्शियम और दो क्लोरीन है, तो कैल्शियम एक है, ठीक है, x लिख दो, और क्लोरीन कितने हैं, दो, तो क्या लिखोगे 2y। ये होगा आपका आंसर। कैसे हुआ वो मैंने आपको आगे सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। आप सीधा आयंस को जब तोड़ोगे CaCl2 को, तो आपको एक कैल्शियम मिलेगा और दो क्लोराइड के आयन मिलेंगे। तो कैल्शियम वाली वैल्यू कितनी थी x, और क्लोराइड वाली वैल्यू कितनी थी 2y। ये आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पूरा कोलरॉस लॉ अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन के थ्रू, है ना। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।